12वीं करते ही रितिका के माता-पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। वैसे भी गाँव में लड़कियों की जल्दी ही शादी कर दी जाती थी। कोई अच्छा घर परिवार मिले तो जल्दी से इसके हाथ पीले कर दूँ। शीतला प्रसाद जी मन ही मन सोच रहे थे कि तभी उनके एक रिश्तेदार का फ़ोन आ गया। फ़ोन उठाते ही उन्होंने कहा, "आप रितिका बिटिया के रिश्ते की बात कर रहे थे ना? मेरी नज़र में एक बहुत अच्छा रिश्ता है। लड़का भी पढ़ा लिखा है और खुद का बिजनेस है। लड़के के चाचा चाची को रितिका बिटिया की फोटो पसंद आ गई है। वह आप सबसे मिलना चाहते हैं। यह सुनकर रीतला प्रसाद के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने कहा, तो देर किस बात की, आप कल ही उन्हें ले आइए। उधर लड़के के चाचा चाची रोहन को एक बार लड़की देखने के लिए कह रहे थे, पर रोहन अभी शादी के लिए तैयार नहीं था। रोहन के माता पिता नहीं थे। कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में चल बसे थे। चाचा-चाची उसे कोई ख़ास पसंद नहीं करते थे, केवल उसकी जायदाद हड़पना चाहते थे। उनके दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही थी कि गाँव की कम पढ़ी-लिखी लड़की आएगी तो वह हमारे काम में ज़्यादा दखल-अंदाज़ी नहीं करेगी। उस गँवार को हम अपने तरीके से नचाएँगे। यह सब सोचते हुए रोहन की चाची रोहन के सामने अपना इमोशनल नाटक शुरू करते हुए बोलीं, "अरे बेटा, हम तो तेरा भला ही चाहते हैं। गाँव की सीधी-सादी लड़की आएगी तो तुम्हारा अच्छे से ख़्याल रखेगी, पर हम लोग कौन से तुम्हारे माता-पिता हैं जो तुम हमारी बात मानोगे?" चाची की बात पर रोहन मना नहीं कर पाया और उनके साथ जाने के लिए हाँ कर दी। इधर गाँव में खबर दे दी कि कल लड़के वाले आ रहे हैं, तो रितिका के घर पर भी ज़ोरों-शोरों से तैयारियां शुरू हो गईं। दूसरे दिन रोहन और उसके चाचा-चाची रितिका के घर पहुंच गए और लड़की को देखते ही उन लोगों ने पसंद कर लिया और रिश्ता पक्का कर जल्दी ही शादी का मुहूर्त भी निकलवा दिया। 1 महीने बाद की शादी तय कर दी गई। सब कुछ इतना जल्दी होते देखकर रोहन के मन में थोड़ा-सा शक हो रहा था कि अचानक से चाचा-चाची को इतना प्यार क्यों उमड़ रहा है और शादी को लेकर कुछ ज़्यादा ही उतावले हो रहे हैं। कुछ तो दाल में काला ज़रूर है। देखते-देखते 1 महीने निकल गए। शादी गाँव में सादे तरीके से हो गई। रितिका जो एक बार ससुराल आई तो ससुराल की होकर रह गई। माँ-बाप ने कोई सुध नहीं ली। भाई-भाभी तो अपने में ही मस्त रहते थे। इधर रितिका को भी रोहन से इतना प्यार-सम्मान मिल रहा था और अपनी पढ़ाई के चलते उसे भी ज़्यादा याद नहीं आती। लेकिन इधर रोहन के चाचा-चाची के दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। रोहन के ऑफिस जाने के बाद चाची ने रितिका को परेशान करना शुरू कर दिया। वह जब भी पढ़ने बैठती तो उसे कोई न कोई काम के बहाने से उठा देती। पूरे दिन भर उसको काम में लगाए रखती, जिसके कारण रितिका पढ़ ही नहीं पाती थी और शाम को थकी-हारी सो जाती। एक दिन रोहन ने रितिका से पूछा, "तुम ठीक तो हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, पढ़ते हुए भी नहीं दिखती हो।" तो रितिका ने उसे सब कुछ बता दिया कि आपके ऑफिस जाने के बाद चाची मेड से काम नहीं कराती, मुझसे काम कराती हैं। यह सुन रोहन को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तुमने अभी तक क्यों नहीं बताया? चलो अपनी पैकिंग करो, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। तो फिर कहाँ जाएंगे? रितिका ने सवाल किया। तो रोहन ने कहा, ऑफिस के पास हमारा एक और बंगला है, हम वहाँ रहेंगे। अगले दिन सुबह ही रोहन ने किसी से कुछ नहीं कहा और रितिका को लेकर वहाँ से चला गया। चाचा-चाची बस तिल मिलाकर रह गए। अब वह दोनों वहाँ अच्छे से रहने लगे, लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन रोहन को ऑफिस में काम करते हुए अचानक सर में दर्द होने लगा और खांसी के साथ ब्लड आ गया। यह देख रोहन घबरा गया। यह क्या हो गया मुझे? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। रोहन का बहुत एक अच्छा दोस्त था, जो उसी के साथ ऑफिस में काम करता था। उसने रोहन को ऐसी हालत में देखा तो बोला, क्या हुआ रोहन, तबीयत ठीक नहीं है क्या? चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। तो रोहन ने कहा, कुछ नहीं हुआ, शायद काम का प्रेशर ज़्यादा हो गया है, नींद भी पूरी नहीं हुई है, आराम करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। पर ऐसे कैसे, तुझे ब्लड आ रहा है? अजय ने कहा। तो रोहन बोला, नहीं मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो, यहाँ किसी को मत आने देना, मैं आराम करूँगा। ठीक है तुम आराम करो, मैं अभी आता हूँ, कहकर अजय वहाँ से चला गया। कुछ ही दिन हुए रोहन को अपने शरीर में बहुत कमजोरी लगने लगी। कभी-कभी नाक मुंह में खून आने लगता तो उसने सोचा मुझे डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। बात शायद कुछ और है। वह अपने दोस्त अजय को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। डॉक्टर ने चेकअप के बाद कहा कि रोहन ने इलाज में देर कर दी। साफ-साफ बताइए डॉक्टर साहब क्या हुआ है? मुझे टेंशन हो रही है।
रोहन ने घबराकर कहा तो डॉक्टर बोला, दरअसल बात यह है कि आपको ब्लड कैंसर हुआ है और वह भी लास्ट स्टेज पर है। यह सुनकर तो रोहन हैरान रह गया। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी अजय ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? कुछ भी मत बोलिए, एक बार फिर से रिपोर्ट चेक करिए। आपको शायद कुछ गलतफहमी हुई है। नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। इनके पास बस कुछ दिन है, यह आराम करें और अपना ध्यान रखें, डॉक्टर ने कहा। तो रोहन के दोस्त अजय ने कहा, डॉक्टर हम यहाँ से बाहर कहीं और दिखा सकते हैं जहाँ इसका बेहतर इलाज हो सके। आजकल कोई बीमारी इतनी बड़ी नहीं है जिसका कोई इलाज ना हो। हम विदेश में दिखा सकते हैं। अजय ने घबराकर पूछा तो डॉक्टर ने कहा, बिल्कुल इलाज है, पर यह शुरुआत में होता तो ही संभव हो सकता था। पर आई एम सॉरी, यह उनकी पूरी बॉडी में फैल चुका है। आप कहीं भी ट्रीटमेंट लें, इसका इलाज यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और सब ईश्वर की मर्जी है। हम तो अपना काम कर रहे हैं, दवा दुआ दोनों लगती है। मैं दवा दे रहा हूँ, आप दुआ कीजिए कि यह जल्दी से ठीक हो जाए। मैंने इनके सामने सारी बातें इसलिए बताई हैं क्योंकि रोहन जी का मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। गॉड ब्लेस यू रोहन जी, हिम्मत रखिए, दुनिया में चमत्कार भी बहुत होते हैं। बस ये ट्रीटमेंट आज से शुरू करें। रोहन का तो सिर घूम रहा था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या ना करे। अजय हिम्मत कर उसे ऑफिस ले गया क्योंकि अभी घर जाने की स्थिति में वह नहीं था। ऑफिस में अजय ने उसे केबिन में बिठाया और पानी पिलाया। रोहन, सब ठीक हो जाएगा। आज के समय में हर बीमारी का इलाज है। तुम भी ठीक हो जाओगे, टेंशन मत लो। इतना सुनते ही रोहन अजय के गले लगकर फूट-फूट कर रो पड़ा। क्यों अजय, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा जो भगवान मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? पहले मेरे माता-पिता को छीन लिया और अब यह बीमारी। मेरी उम्र ही क्या है? अभी 26 साल का ही तो हुआ हूँ, अभी देखा ही क्या है मैंने? रोहन बस रोए ही जा रहा था। अजय भी क्या कहे, सही तो कह रहा था रोहन, अभी उसने देखा ही क्या था अपनी जिंदगी में। अजय, मुझे कुछ हो गया तो रितिका का क्या होगा? वह तो अभी बच्ची है, उसकी भी तो जिंदगी अभी शुरू हुई है। सब खत्म हो जाएगा। बताओ अजय, मैं क्या करूं? मुझे अभी और जीना है। मम्मी पापा के जाने के बाद रितिका के साथ थोड़ा सा हंसना बोलना शुरू किया था। जिंदगी कुछ अच्छी लगने लगी थी। बहुत देर तक रोहन रोता रहा। अब अजय ने उसे दवाई खिलाई जिसके असर से कुछ देर में रोहन को नींद आ गई। अजय बहुत चिंतित था, उसे भी चैन नहीं आ रहा था। करीब 2 घंटे बाद सोकर उठा रोहन। अब काफी गंभीर और शांत था। उसने अपने मन में कुछ फैसला लिया जो उसे पूरा करना था। रोहन और अजय घर के लिए निकल गए। रोहन जब घर पहुंचा तो रितिका को देखकर उसकी आंखों में नमी आने लगी, परंतु उसने आंसू बहने से रोक लिए। वह अपनी बीमारी के बारे में रितिका को अभी नहीं बताना चाहता था। जितने दिन छुपा कर रख सकता हूँ रखता हूँ, वरना वह अभी से दुखी हो जाएगी। वह मन ही मन सोच रहा था कि तभी रितिका की नज़र रोहन पर पड़ी। अरे आप आ गए, वहाँ क्यों खड़े हैं? जल्दी आ जाइए, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना खाते हैं। आप ही का इंतजार कर रही थी। रितिका की आवाज़ से रोहन जैसे होश में आया। वह उसके सामने दुखी नहीं होना चाहता था। मुस्कुराते हुए बोला, हाँ चलो मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम खाना लगाओ, दोनों मिलकर खाना खाते हैं। खाने के बाद रचना तो सो गई, परंतु रोहन की आंखों में नींद नहीं थी। वह सोच रहा था रितिका का क्या होगा। खुद के माता पिता खबर नहीं लेते और मेरे चाचा चाची कभी मेरे नहीं हुए तो इसके क्या होंगे। सोचते सोचते उसे भी कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन ऑफिस में जाकर रोहन ने अजय से बोला, अजय मेरी ये सारी प्रॉपर्टी, ऑफिस, फैक्ट्री, घर सब रितिका के नाम करना है। चाचा चाची का कोई भरोसा नहीं है, उसे कब घर से बाहर कर दे और मेरे जाने के बाद तुम रितिका का पूरा ध्यान रखोगे। उसकी जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ। वह बहुत समझदार है लेकिन फिर भी उसमें अभी बचपना है, प्लीज उसे तुम संभाल लेना। कहते कहते रोहन भावुक हो गया और आंखों में आंसू बहने लगे। रोहन, संभालो अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। हम बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट कराएंगे। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी अनाथ हो जाऊंगा। ऐसे मत बोलो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। कहते कहते अजय की भी आंखें भर आईं। नहीं अजय, मेरे बाद सब तुम्हें संभालना है, रितिका के सपने पूरे करने हैं, चाचा चाची को देखना, उनकी नज़र मेरी जायदाद पर है, इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे जाने से पहले सब सेटल कर दूँ। तुम समझ रहे हो ना अजय? तुमने सुना था ना डॉक्टर ने क्या कहा था कि मैं कितना भी इलाज करा लूँ पर मेरे पास ज़्यादा दिन नहीं है। पता नहीं भगवान ने मुझे किस बात की इतनी बड़ी सज़ा दी है।
नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ठीक हो जाओगे, भगवान अच्छे लोगों की ही परीक्षा लेते हैं। अजय ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, क्योंकि वह उसे अपने बड़े भाई के समान मानता था। अजय जब 12 साल का अनाथ था तो सड़क किनारे जूते पॉलिश कर रहा था। तभी एक दिन रोहन के पापा वहां से गुजर रहे थे, तो अजय ने जोर से आवाज लगाते हुए कहा, साहब पॉलिश करवा लो, कुछ पैसे मिल जाएंगे, कल से कुछ नहीं खाया है। यह सुन रोहन के पापा को दया आ गई। उन्होंने कहा, तुम भूखे क्यों हो? क्या नाम है तुम्हारा? छोटू। सब छोटू कहते हैं साहब। कोई गाली देता है, कोई कुछ कहता है। मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है। रोहन के पापा ने कहा, चलो मेरे साथ, आज से तुम मेरे घर में रहोगे। यह सुनते ही अजय खुश हो गया और रोहन के पापा के साथ उसके घर आ गया। रोहन भी बहुत खुश था, उसको भी एक दोस्त और भाई मिल गया। और तब से ही अजय और रोहन का छोटा भाई बनकर उसके घर में रहने लगा। धीरे धीरे समय निकल रहा था और हालात खराब हो रहे थे। एक दिन घर पर सुबह सुबह रोहन की तबीयत ज्यादा खराब हो गई और उसके मुंह और नाक से खून बहने लगे। यह देखकर रितिका बहुत घबरा गई। यह क्या हुआ आपको? मुंह से खून क्यों निकल रहा है? मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ रितिका, तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, बैठो मेरे पास, रोहन ने कहा। तो रितिका बोली, बातें बाद में करेंगे, पहले आराम करो, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है, पर जल्दी आना। रोहन ने सोचा, अब टाइम नहीं है, मेरी हालत हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, उसे सब कुछ बताना होगा और अब नहीं छुपा सकता। रितिका चाय और कुछ नाश्ता लेकर आ गई और बोली, आप डॉक्टर को दिखा लीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिनों से आप कमजोर होते जा रहे हैं। रितिका मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें बहुत जरूरी बात बताने वाला हूँ, प्लीज तुम धैर्य रखना। रितिका, मुझे बहुत बड़ी बीमारी हो गई है जिसका इलाज अब संभव नहीं है। मैं कुछ दिनों का मेहमान हूँ, मुझे ब्लड कैंसर हुआ है। तुम सुन रही हो ना? तो रितिका हंसते हुए बोली, क्यों सुबह सुबह मजाक कर रहे हो? ऐसे तो आप कभी नहीं करते। रितिका, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सही कह रहा हूँ। मजाक नहीं कर रहे हो तो डरा रहे हो क्या? अब आपसे मुझे डर नहीं लगता। उसे लगा कि रोहन उसको चिढ़ा रहा है। इस बार रोहन जोर से बोला, रितिका मैं झूठ नहीं बोल रहा, जो कह रहा हूँ सीरियस होकर सुनो, हमेशा बचपना सही नहीं है, अब अपनी जिम्मेदारियों को समझो। रोहन ऐसा नहीं कहना चाहता था, पर उसे पता था रितिका ऐसे नहीं सुनेगी। रोहन के ऐसा बोलते ही रितिका डर सी गई, क्योंकि रोहन ने कभी उससे ऐसे बातें नहीं की थी। फिर रोहन ने प्यार से उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा, सॉरी रितिका, मैं ऐसे नहीं बोलना चाहता था, पर तुम सुन ही नहीं रही हो। रितिका, मैं मजाक नहीं कर रहा और ना ही तुम्हें डरा रहा हूँ। यह बात बिल्कुल सच है कि मैं बीमार हूँ और मुझे कैंसर हुआ है, वह भी लास्ट स्टेज पर है। डॉक्टर ने कहा है कि अब इसका इलाज संभव नहीं है, यह मेरे पूरे शरीर में फैल गया है। मेरे पास कुछ दिन है, पता नहीं कितनी, आज कल परसों। इतना कहते ही रोहन भावुक हो गया और आंखों से आंसू बहने लगे। रितिका हैरानी से उसे देखने लगी, उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। रोहन फिर कुछ कहने को हुआ तो इस बार रितिका जोर से बोली, चुप रहिए आप, मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ भी कहे जा रहे हैं, पागल हो गए हैं। अरे मेरा सोचो मुझ पर क्या बीतेगी, सुनकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। प्लीज रितिका, समझने की कोशिश करो, मुझे भी नहीं पता था, अभी 3 महीने पहले ही पता चला है, पर तुम्हें बताकर दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए नहीं बताया, पर अब मेरी हालत बिगड़ती जा रही है, इसलिए बताना जरूरी है। रितिका सुध-बुध खोकर बस बार-बार कह रही थी कि कह दीजिए रोहन, जो आप कह रहे हैं वह झूठ है, मुझे सुनने में गलती हुई है, प्लीज रोहन। इतने में अजय भी आ गया। उसे देखकर रितिका उसके पास गई और बोली, अजय देखो, यह रोहन क्या कह रहा है, सुबह सुबह कुछ भी बोल रहे हैं। तुम मेरे भी अच्छे दोस्त हो ना, बोलो ना इन्हें, कुछ भी नहीं कहे। मैं बचपना नहीं करूंगी, अपनी जिम्मेदारी भी अच्छे से निभाऊंगी और पढ़ाई भी करूंगी, फिर तो कोई शिकायत नहीं है ना आपको? बोलो रोहन। अजय ने रोहन की तरफ देखा तो उसने इशारे से बताया कि मैंने सब बता दिया है। रितिका को रोहन का इशारा समझते ही अजय ने रितिका को पानी पिलाया, फिर बोला, आप ठीक हो? तो उसने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। उधर रोहन खिड़की साइड पलट कर खड़ा हो गया, उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। वह रितिका की यह हालत देख नहीं पा रहा था। क्या गुजरती है उसके दिल में, जिसे यह पता हो कि उसकी जिंदगी की चंद सांसें उसके पास हैं, और फिर अभी तो उसके जीवन की शुरुआत थी। अजय ने कहा, देखो रितिका, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम समझदार हो,
रोहन जो कह रहा है वह सही है। अब यह समय अपने आप को समझाने का है। उसके पास जितना समय है, उसमें हम उसे जितना खुश रख सकेंगे रखेंगे। मैं जानता हूँ यह समय हम सबके लिए बहुत कठिन है। वह जो कह रहा है उसे समझो रितिका, वह तो ठीक है अजय, पर आप तो बड़े से बड़े डॉक्टर को जानते हैं ना, सब जगह आप लोगों की पहचान है, देश-विदेश में आप उन्हें लेकर चलिए ना प्लीज, मैं उनके बगैर नहीं रह सकती हूँ। तभी रोहन ने कहा, रितिका घबराओ मत, अजय मेरा अच्छा दोस्त है, मेरे बाद वो तुम्हारा ध्यान रखेगा। यह घर, फैक्ट्री, ऑफिस, पूरी प्रॉपर्टी मैंने तुम्हारे नाम कर दी है। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करना। बोलो करोगी ना? कहते हुए रोहन की आंखों से फिर से भर आई तो रितिका भी रोहन के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अजय ने दोनों को पानी पिलाया और बोला, रोहन मैं तुम्हें यह कहने आया था कि अब तुम ऑफिस नहीं आओगे, घर में रहकर आराम करो, कहकर अजय ऑफिस चला गया। अब रोहन घर में ही रहता, ऑफिस का सारा काम अजय संभालता और घर पर रितिका जी जान से रोहन की सेवा करती। परंतु नियति को कौन बदल सकता है। एक महीना भी नहीं बीता और एक दिन खून की उल्टी के साथ रोहन की सांसों की डोर हमेशा के लिए टूट गई। रितिका चीखती चिल्लाती रह गई, आंसुओं की धारा एक मिनट के लिए भी आंखों से नहीं टूट रही थी। अजय बेचारा अपने आप को जैसे तैसे समझाकर रितिका को संभाले हुए था। रोहन के चाचा चाची को खबर दी तो वह बहुत खुश हो गए। चलो बिना कुछ करे ही हमारी मंशा पूरी हो गई, अब सारी जायदाद हमारी हुई, बस कैसे भी करके उस अजय और रितिका को ठिकाने लगाना है। उनके दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। 3 दिन के क्रियाक्रम के बाद रचना के माता पिता भी उसे किस्मत का हवाला देकर अपने गांव लौट गए। शादी के 9 महीने में ही रितिका की जिंदगी क्या से क्या हो गई, उसे अंदाजा भी नहीं था। इधर रोहन के चाचा चाची को पता चला कि रोहन ने अपनी सारी प्रॉपर्टी रितिका और अजय के नाम कर दी है तो वह बौखला गए और रितिका के पास जाकर मगरमच्छ के आंसू बहाने लगे। रितिका बेटा हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। अब रोहन नहीं है तो हम तुम्हारे साथ ही हैं, हमें पराया मत समझो, हम सब साथ में रहेंगे। बेटा तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। रितिका को तो खुद का ही होश नहीं था, वह क्या कहती, उनकी मीठी मीठी बातों में आ गई। लेकिन अजय ने रितिका को समझाया, रितिका इनके बातों में मत आना, नहीं पता नहीं कौन सा ये षड्यंत्र रच रहे हैं। मैं 2 दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ, तो तुम थोड़ा संभल कर रहना। तो रितिका ने हाँ में जवाब दे दिया। वह रोहन के जाने के बाद चुप सी रहने लगी थी, किसी से ज्यादा बात नहीं करती और इसी बात का फायदा उठाकर मौका देखकर रोहन के चाचा चाची ने उससे पेपर पर साइन करा लिए। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, सारी जायदाद उनकी हो गई। साइन कराते ही दोपहर से शाम हो गई पर किसी ने रितिका को खाने के लिए भी नहीं पूछा। रात में भी ऐसे ही सो गई। अगले दिन चाची ने घर के सभी नौकरों को काम से छुट्टी कर दी थी। सुबह जब रितिका बाहर नहीं आई तो चाची ने जोर से आवाज लगाते हुए कहा, अरे ओ महारानी, अब क्या घर में ही रहने का इरादा है? आवाज सुनकर रितिका हड़बड़ा गई और डरते हुए चुपचाप बाहर आ गई। तो चाची ने कहा, अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाओ अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। यह सुन रितिका हैरानी से चाची को देखने लगी, शायद उसने कुछ गलत सुन लिया हो। यह आंखें फाड़कर क्या देख रही हो, सुना नहीं? अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। चाची ने तेज आवाज में कहा तो रितिका सहम सी गई। उसने कहा, मैं कहाँ जाऊँ? चाची प्लीज ऐसा मत कीजिए, इतने बड़े शहर में मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा यहाँ कोई नहीं है, प्लीज चाची। रितिका गिड़गिड़ा रही थी। अरे जा कहीं भी मर, कहते हुए चाची ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। वह दरवाजा पीटती रही परंतु उन्होंने उसके एक ना सुनी। वह घबराई हुई थके कदमों से वहां से चल दी। 2 दिनों से कुछ ना खाने पीने के कारण धूप में उसका सिर चकराने लगा। सामने से माली काका आ रहे थे। उसने रितिका को देखकर कहा, रितिका बिटिया यहाँ क्या कर रही हो? रितिका ने डबडबाई आंखों से उन्हें देखा और बेहोश हो गई। तो माली काका घबरा गए। रितिका बेटा आंखें खोलो, हे भगवान यह क्या हो गया? लगता है इसके चाचा चाची ने मौका देखकर इसको भगा दिया है, इसलिए आज सभी नौकरों की छुट्टी कर दी ताकि किसी को पता ना चले कि क्या हुआ है। फूलों से नाजुक बच्ची पर दया नहीं आई उन्हें, भगवान उनको कभी माफ नहीं करेगा। अब इसे कहाँ लेकर जाऊं? सोचते हुए माली काका ने रितिका को वहीं पास में पेड़ के नीचे लिटाया और भागकर पास की दुकान से पानी लाकर उसका मुंह धुलवाया। तो रितिका ने आंखें खोली
काका ने कहा, लो बेटा पानी पियो, और फिर पूछा, इस हालत में यहाँ कैसे बिटिया? इतना सुनते ही रितिका फूट फूट कर रोने लगी और काका से सारी बातें बताई। तो काका ने कहा, इसका मतलब मेरा अंदेशा सही था बेटा, पर काका अब मैं कहाँ जाऊँ? रितिका ने रोते हुए कहा। तो माली काका बोले, बेटा मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ, पर जहाँ रहता हूँ वह जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। वहाँ शराबी लोग बहुत रहते हैं, मैं तुम्हें वहाँ एक दिन भी नहीं रख सकता हूँ। अब क्या करें? काका, अजय का नंबर भी नहीं है मेरे पास। आप ऐसा करो काका, मुझे मेरे गांव की बस में बिठा दो। ठीक है बेटा, चलो मैं बस में बिठा देता हूँ, यह सही रहेगा। अपने माता पिता के पास चली जाओ। कहते हुए माली काका रितिका को बस स्टैंड लेकर चले गए और उसके गांव वाली बस में बिठाकर बाजू वाली महिला से कह दिया कि बिटिया का ख्याल रखना। रितिका को बस में बिठाकर माली काका वापस चले आए। इधर जब रितिका गांव में पहुंची तो इतने दिनों बाद गांव में आकर उसकी आंखें भर आईं। धीरे धीरे अपने घर की ओर चलने लगी तो कुछ लोगों ने रितिका को देखकर मुंह फेर लिया तो कुछ बड़बड़ाने लगे, यह अपशगुनी यहाँ क्यों आई है बताओ? साल भर भी ब्याह करे नहीं हुआ था और अपने पति को खा गई, मनहूस कहीं की। कुछ बातें रितिका के कानों में पड़ रही थी, फिर भी वह नीची गर्दन किए चुपचाप चले जा रही थी। गांव के लोगों ने कहा, चलो देखते हैं यह यहाँ क्यों आई है। कहते हुए वो सब लोग रितिका के पीछे पीछे आ गए। रितिका जैसे ही अपने घर पहुंची तो रितिका की माँ शांति देवी जी ने देखा कि रितिका आई है। उसके पीछे देखा तो गांव वाले खड़े थे। माँ ने कहा, बेटी बैठो, अकेली आई हो क्या? कोई और भी है साथ में? तो रितिका अपनी माँ के गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, माँ अब मैं यहीं रहूंगी, चाची ने मुझे घर से निकाल दिया है। गांव को लोगों ने सुना तो भड़क उठे, हाँ तो निकालेंगी ही, इस अपशगुनी को कौन अपने घर में रखेगा? इसे निकालो, इसको गांव से। कहाँ है इसके बाबूजी? बुलाओ उनको। रितिका के पिताजी खेत पर थे। उन्हें पता चला रितिका आई है तो दौड़ते हुए घर आए, क्योंकि उन्हें अंदेशा था कि गांव वाले क्या कहेंगे। घर आए तो देखा कि घर के बाहर से भीड़ लगी है। लोगों ने कहा, शीतला प्रसाद जी, हम इसको यहाँ नहीं रहने देंगे, निकालो अभी यहाँ से। शीतला प्रसाद जी ने उनकी बातों को अनसुना करते हुए रितिका के पास आए और पूछा, बेटा यहाँ कैसे आई हो? तो शांति देवी जी ने सब बता दिया कि इसका सब कुछ छीनकर ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है। तो शीतला प्रसाद जी ने गांव वालों से कहा, ये कहाँ जाएगी बेचारी, अभी इसकी उम्र ही क्या है, कुछ तो तरस खाओ, फूल सी बच्ची के साथ अनर्थ हो रहा है। तो गांव वालों ने कहा, शीतला प्रसाद भाई, अपने गांव के कायदे कानून भूल गए क्या? शुरू से ही तो होता है कि साल भर के अंदर जिसका पति की मृत्यु हो जाए तो उसे सादे कपड़ों में सिर मुड़वाकर किसी भी तीर्थ स्थल के आश्रम भेज दिया जाता है। आज अपनी बेटी की बात आई तो भूल गए, नहीं तो सबसे आगे तुम ही रहते थे। शीतला प्रसाद जी चुप हो गए। सही तो कह रहे हैं यह लोग, आज से पहले सबसे आगे मैं ही तो रहता था। फिर भी शीतला प्रसाद जी ने एक बार फिर कोशिश करते हुए कहा, इतनी सी उम्र में हम कहाँ भेजें इसको? आप लोग तो सोचो। गांव वालों ने कहा, यह सब हमें नहीं पता, अब फैसला सरपंच ही करेगा। गांव के मुखिया सरपंच जी को बुलाया तो उसने कहा, देखो शीतला प्रसाद, हमारे गांव का नियम तो शुरू से ही यही रहा है कि कोई साल भर के अंदर अगर विधवा हो जाए तो उसे गांव में नहीं रहने दिया जाता। अपने गांव में कम उम्र में ही ब्याह कर दिया जाता है, तो किसी एक की वजह से नियम तो नहीं बदलेगा ना। शीतला प्रसाद जी कुछ नहीं कह पाए, क्योंकि गांव में मुखिया का फैसला आखिरी फैसला होता था। सारे गांव वाले एक साथ चिल्लाने लगे, हाँ हाँ निकालो इसको यहाँ से, हम नहीं रहने देंगे। रितिका बेजान गुड़िया सी बनी सबकी बातें सुन रही थी। अपने घर आकर दो पल का भी सुकून नहीं मिला उसे। उसका सर घूमने लगा, चक्कर खाकर गिरने ही वाली थी कि किसी मजबूत हाथों ने उसे थाम लिया। वह कोई और नहीं बल्कि अजय ही था। गांव वालों का इस तरह से व्यवहार देखकर अजय को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, यह क्या कर रहे हैं आप लोग? उसको सहानुभूति और प्यार देने की जगह उसका तिरस्कार कर रहे हैं। तो गांव वालों ने कहा, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले, और कहाँ से आए हो? अजय ने कहा, मैं रोहन का भाई दोस्त हूँ। रोहन ने अपने जाने के बाद रितिका की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। मैं काम से बाहर गया था, वापस लौटा तो पता चला कि रितिका को घर से निकाल दिया गया है और वो अपने गांव गई है, इसलिए मिलने चला आया। लेकिन यहाँ आकर आप सभी का दुर्व्यवहार देखकर बहुत दुख हुआ। गांव के लोगों ने कहा, यह अपशगुनी है, एक साल के अंदर ही इसका पति चल बसा, यह मनहूस है।
हम इसे इस गांव में नहीं रहने देंगे। इसका चेहरा देखना भी हमें पाप है। यह क्या बकवास है? रोहन को तो बीमारी थी जिसके कारण वह चल बसा, इसमें इसकी क्या गलती? हम लोग तो रोज इसका चेहरा देखते हैं, हम लोगों के साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। आज के जमाने में ऐसी सोच कौन रखता है? अजय बोल ही रहा था कि तभी शीतला प्रसाद जी ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, जाने दो बेटा, इसे जहाँ इसका भाग्य ले जाए। अगर दीपिका यहाँ रही तो हम भी यहाँ नहीं रह पाएंगे। अब इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे? इन लोगों के ताने सुन सुनकर तो हम वैसे ही बिना मौत मर जाएंगे। शर्म नहीं आती आपको अपनी बेटी से ऐसा कहते हुए? जब माँ बाप ही साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? अजय ने गुस्से से कहा। तो शीतला प्रसाद जी बोले, बेटा, हम जिस समाज बिरादरी में रहते हैं वहाँ के कायदे कानून तो हमें मानने ही पड़ेंगे ना। अब इससे शादी कौन करेगा? तीर्थ स्थल पर धर्म ध्यान करेगी तो इसके लिए अच्छा है। तो अजय ने कहा, क्यों नहीं करेगा कोई इससे शादी? अभी उम्र ही क्या है और विधवा होना कोई गुनाह तो नहीं है। सबकी जिंदगी और मौत लिखी होती है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अभी जिस उम्र में यह है उस उम्र में लड़कियां पढ़ती हैं, अपने सपने बुनती हैं, अपना बचपना जीती हैं। आप लोगों ने तो उसका सब कुछ छीन लिया। यहाँ तो बिना मौत के मौत से बदतर सजा सुनाई जा रही है। तो गांव वालों ने कहा, ओ शहरी बाबू, आप हमें प्रवचन ना दो, अपनी वकालत अपने पास रखो, हमें अपना काम करने दो। तो अजय ने कहा, कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग? जीते जागते इंसान को बिना गुनाह के सजा दे रहे हैं। बहुत अच्छा न्याय है। क्या विधवा हो जाने से इंसान इंसान नहीं रह जाता? क्या उसकी आत्म भावनाएं और इच्छाएं मर जाती हैं? अरे भाई, उन्हें भी समाज में जीने का अधिकार है, दोबारा अपनी जिंदगी में रंग भरने का अधिकार है। आज इन्हें इस स्थिति में लाने वाले भी आप लोग ही हैं। उन्हें पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा कीजिए ताकि विपरीत परिस्थितियों में किसी का सहारा ना लेना पड़े। अब गांव और शहर में कोई अंतर नहीं है, फर्क है तो सिर्फ सोच का। ससुराल वाले ऐसा दुर्व्यवहार करें तो मान भी लें, पर आप लोग तो मायके वाले हैं, आप लोगों की बेटी है, उसका घर है। अब आप लोग ही बताइए, जब से रितिका यहाँ आई है, इनका मुंह देखने से किसका अमंगल हुआ है और कौन सा अपशगुन हो गया? इसलिए अपनी सोच बदलिए, इंसानियत दिखाइए। किसी को दया नहीं आएगी। 20 साल की बच्ची कहाँ जाएगी, क्या करेगी? तभी रितिका के भाई ने कहा, आप कौन हैं जो इस तरह से इतना ज्ञान दे रहे हैं? अरे, आपसे कहेंगे तो आप करेंगे इससे शादी? अपनाएंगे इसे? बड़े आए हमदर्दी बांटने वाले। बातें बनाना आसान है लेकिन निभाना बहुत मुश्किल है। तो अजय ने कहा, मैं रितिका को यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। रोहन ने मुझसे कहा था इसे पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बनाना ताकि अपने पैरों पर खड़ी हो सके और इनका साथ हमेशा देना। रितिका चाहेगी तो मैं उससे शादी करने को भी तैयार हूँ। विधवा विवाह कोई पाप या जुर्म नहीं है। किसी की जिंदगी में उसकी मर्जी से उसे खुशियाँ देना, उनमें रंग भरना, उनका साथ देना गलत तो नहीं है। सरकार ने खुद विधवा विवाह पुनर्विवाह की मान्यता दी थी और अब तो सरकार भी ऐसे लोगों को कल्याणी नाम से संबोधित करती है। और तो और विधवाओं के लिए कई प्रकार के कल्याणी योजना चलाई जा रही है। जब सरकार ही इतना सोचती है तो हम और आप कौन होते हैं किसी की जिंदगी का फैसला लेने वाले? उसका दुख नहीं बांट सकते, सहानुभूति नहीं दे सकते, मार्मिक भाव नहीं रख सकते तो कम से कम अत्याचार तो मत करो, दुर्व्यवहार तो मत करो। आप कैसे माँ बाप भाई हैं जिन्हें लोगों के कहने पर अपनी बेटी अपनी बहन का दुख दिखाई नहीं देता? उन्हें बेटी से बढ़कर समाज बिरादरी और उनके नियम कानून ज्यादा जरूरी हैं। पर कहते हैं ना, लोगों की सोच को बदलना इतना आसान नहीं होता। उन्हें अपने वर्षों पुराने बनाए नियम ज्यादा जरूरी हैं, खास तौर पर गांवों में। कहकर अजय ने रितिका से कहा, चलो रितिका, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? रितिका तो अपनी सुध बुध खोई बस एकटक सबकी बातें सुन रही थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। एक हादसे ने उसका जीवन ही पलट दिया था। मान मर्यादाओं के आगे खून के रिश्ते भी बदल गए। कोई किसी का अपनों से बढ़कर आज एक पराया मेरे लिए खड़ा है। वह सोच ही रही थी कि तभी अजय ने फिर से कहा, क्या सोच रही हो रितिका? क्या रोहन का सपना पूरा करने में मेरे साथ नहीं चलोगी? हाँ अजय, जरूर चलूंगी। चलो यहाँ से। कौन है ही मेरा यहाँ पर?
मेरे अपनों ने तो मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। कहते हुए रितिका ने एक नज़र गाँव वालों और अपने घर परिवार को देखा और अजय के साथ गाड़ी में बैठ गई और कभी वापस नहीं आने के लिए वहाँ से चली गई। गाँव वाले और परिवार के लोग चुपचाप उसे जाते हुए देखते रहे। शांति देवी और शीतला प्रसाद जी की आंखों से आंसू बहकर निकल रहे थे। वह भी अपने नियम कानून में जकड़े होने के कारण कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि आज से पहले इस तरह के फैसले शीतला प्रसाद जी आगे बढ़कर करते थे। वह मन ही मन सोचने लगे कि शायद मुझे किसी की हाय लगी होगी, तभी आज यह स्थिति मेरे साथ हुई है। मेरे कर्मों की सजा मेरी बेटी को मिली है। गाड़ी में रितिका ने कहा, अजय मैं कहाँ जाऊंगी? तो अजय बोला, मेरे घर चलोगी और कहाँ जाओगी? अजय मैं तुम्हारे घर रहूंगी। तुम्हें कुछ हो गया तो? तुम भी ऐसा सोचती हो रितिका? तुम्हारी वजह से सब हुआ है। इतना लंबा चौड़ा भाषण मैंने तुम्हारे गांव वालों को देकर आया हूँ, फिर भी तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं घुसा जो ऐसा सोचती हो? अजय प्यार से समझाते हुए बोला, देखो रितिका, रोहन की बीमारी का पता हमें लास्ट स्टेज पर चला। इसका मतलब यह बीमारी पहले से ही अपनी जड़ें बना चुकी थी और तुम्हारी शादी को अभी 8 से 9 महीने ही तो हुए हैं। कैंसर एकदम से लास्ट स्टेज पर नहीं होता। रोहन अपने प्रति लापरवाह था, इसलिए उसने समय पर ध्यान नहीं दिया। अरे कभी कभी तो खाने पीने के लिए भी मुझे याद दिलाना पड़ता था, नहीं तो अपने काम में ही डूबे रहता। तभी तो इतनी कम उम्र में बिजनेस में इतनी सफलता पा ली थी उसने। देश विदेश में उसका नाम चलता है। इसलिए आप अपने आप को दोष मत दो, और जो हो गया उसे वापस भी नहीं ला सकते हम। अब रोहन की खुशी के लिए हमें खुश रहना है, उसका सपना पूरा करना है, पढ़कर तुम्हें उसका बिजनेस संभालना है। बातें करते करते वो कब घर पहुंच गए उन्हें पता ही नहीं चला। घर पहुंचकर अजय ने कहा, रितिका अब तुम यहाँ पर आराम से रह सकती हो, जो भी चाहिए माली काका को बता देना, क्योंकि अब माली काका हमारे साथ ही रहेंगे। उन्होंने चाचा के घर काम करना छोड़ दिया है। तो रितिका ने हाँ में सिर हिला दिया। धीरे धीरे समय बीता तो रितिका ने भी अपना पूरा समय पढ़ाई में लगाना शुरू कर दिया। अजय ने उसे भी बिजनेस सिखा दिया। अब दोनों मिलकर रोहन के बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले गए। अब उनका उद्देश्य चाचा चाची से उसका सब कुछ पाना था, जो उन्होंने धोखे से लिया था। उन्होंने चाचा चाची के खिलाफ कोर्ट में धोखाधड़ी का केस लगाया। जिस वकील को चाचा ने खरीदा था अपने नाम जायदाद करने के लिए, उसी वकील ने सब कुछ उन्हीं के खिलाफ गवाही दे दी, जिससे चाचा चाची को सजा हुई और उन्हें फैक्ट्री, ऑफिस, घर सब कुछ वापस मिल गया, जो रोहन ने रितिका और अजय के नाम किया था। रितिका और अजय ने अपनी मेहनत और लगन से रोहन के बिजनेस को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया। आज रितिका भी बहुत खुश थी, क्योंकि उसने अपना और रोहन का सपना पूरा कर दिखाया। अब उन दोनों ने मिलकर गांव के बाहर एक विधवा आश्रम खोल दिया, ताकि जिनका कोई नहीं हो उनको यहाँ शरण दी जाए और हर प्रकार की सुख सुविधाएं दी जा सकें। अपनी सफलता पाने के बाद रितिका ने अजय के साथ शादी कर ली, क्योंकि विधवा का दूसरा विवाह होना कोई अपराध नहीं है। उन्हें भी अपनी मर्जी से जीने का पूरा हक है, क्योंकि जिंदगी इंसान को एक ही बार मिलती है, इसलिए अपने तरीके से जीने का उसे पूरा अधिकार है। तो दोस्तों, रितिका ने दूसरी शादी करके सही किया या गलत, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।